आज के टाइम पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादातर हर तरीके की दवाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें साइको एक्टिव ड्रग का भी बहुत बड़ा रोल है। नाम से ही समझ में आ रहा है, साइको एक्टिव ड्रग का मतलब हुआ कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। ये मेंटली जो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं या किसी को कहीं आज के टाइम पे इतनी एनजाइटी है, इतनी दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो एक तौर से वैसे तो हर एक के बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है कि उसके ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरीके की चीज़ें, हार्मोन्स वगैरह इसमें खुद भी इनबिल्ट होते हैं कि जो कि टेंशन को कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं। जब कोई ज़्यादा परेशान होता है तो अपने आप बॉडी की मैकेनिज्म उसको सही कर देती है, मगर क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो वहीं इक्विलिब्रियम बॉडी का ख़राब होने लगता है। उस केस में अलग से बाहरी दवा, एक मतलब एक्सटर्नल सोर्स से वी हैव टू टेक द मेडिसिन। वो मेडिसिन जब लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके केमिकल रिएक्शंस करती है, हार्मोनल चेंजेस करती है, और अल्टीमेटली बॉडी को वो देना चाहती है जो बॉडी चाहती है। जैसे कि अगर कोई किसी का एकदम से कोई ऐसी कंडीशन आ जाए किसी के लिए कि बहुत ही ड्रास्टिक हो और वो परेशान हो जाता है, तो उस केस में हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ती है तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट। और कहीं ना कहीं जैसे किडनी के बराबर में एड्रेनल ग्लैंड होता है, वहां से कोई चीजें ऐसी सेक्रीट होने लगती हैं, निकलने लगती हैं, जो कि हार्मोन ब्लड में जाता है और वो धड़कन को बढ़ा देता है। क्योंकि धड़कन को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ब्लड बहुत तेज तेज पंप करता है ताकि उस जगह पर वहां पे खून जल्दी से जल्दी पहुंचे और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे। ये मैकेनिज्म होती है। कभी भी बीपी बढ़ने की मैकेनिज्म यही होती है कि बीपी, किसी को कोई टेंशन हुई, परेशानी हुई, दिमाग परेशान हुआ, तो वहां पे ऑक्सीजन कभी भी एंजाइटी होती है, दिक्कत होती है कुछ, कोई टेंशन लेता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है दिमाग में, बॉडी के पार्ट्स में। तब उस केस में क्या होता है, बॉडी चाहती है कि ऑक्सीजन किसी तरीके से पहुंचे। उसका एक ही तरीका होता है, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है ब्लड को और ब्लड ऑक्सीजन लेके उस जगह पे जाके पहुंचाता है। जब ये अपने आप से चीजें नहीं हो पाती हैं, दिक्कत क्रिएट होने लगती, परेशानी होने लगती है, तब क्या करते हैं, तब दवा ली जाती है। तो साइको एक्टिव ड्रग्स, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं इसमें से पढ़ा रहा हूँ। A psychoactive drug, a psychopharmaceuticals, psychoactive agents, या इसको साइकोट्रॉपिक ड्रग भी कह सकते हैं, क्या है, दैट चेंजेस द, एक केमिकल सब्सटेंस है दैट चेंजेस द नर्वस सिस्टम फंक्शन एंड रिजल्ट इन द अल्ट्रेशन इन द परसेप्शन। केमिकल कोई अभिक्रिया है, किसी प्रकार की अभिक्रिया हो रही, केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट फॉर्म में, चाहे वो हार्मोनल के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, वो चेंज करता है नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को, और रिजल्ट करता है किसमें, डिफरेंट जो मूड है उसको चेंज कर देना, परसेप्शन चेंज कर देना, कॉन्शियसनेस को चेंज कर देना, और कॉग्निशन वगैरह बिहेवियर को चेंज कर देना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइकोएक्टिव ड्रग। ड्रग ये होती साइकोएक्टिव ड्रग। दिस सब्सटेंस में बी यूज मेडिकली रिक्रिएशनली टू, अब ये जो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसको हम आपको इजी लैंग्वेज में बताते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ये इस तरीके की दवा दी जाती है तो वो क्या करती है, बॉडी के अंदर रिक्रिएशनलिटी पैदा करती है। रिक्रिएशनलिटी का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कोई दबाव में बॉडी है, दिमाग, क्योंकि बॉडी के दबाव का मतलब दिमाग दबाव में है, तो उसको वो रिलीज करता है, उसको वो कहीं ना कहीं ठंडा करता है। ठंडे से मतलब उसको कूल करता है कि, और उसका तरीका क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है। क्या करता है, सब लोग जवाब दिए, क्या करता है, सप्रेस कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सप्रेस करता है। सप्रेस का मतलब ये है कि अगर दिमाग ज्यादा एक्टिव है तो भाई ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होगा, हार्ट बीट भी ज्यादा होगी, और उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आदमी सोचता भी ज्यादा है, तो उसको सप्रेस करने का मतलब ऐसी दवाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं नींद को बढ़ावा देती हैं, वो साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज कर देती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। देखो एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी वस्कुलेंट, एंटी पार्किनोसियन ड्रग्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ड्रग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक जर्नल नाम लेते हैं वो है एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक। एनेस्थीजिया जिसको कहते हैं, कि अगर कोई ऑपरेशन भी होना है, अब कोई ऑपरेशन है, कहीं कट लगना है बॉडी पे,
तो ऐसे किसी के हाथ पे या कहीं पे आप ब्लेड चला दिए, कट कर दिए, तो वो हो ही नहीं सकता एकदम से उसका रिफ्लेक्शन, जो उसका रिफ्लेक्स एक्शन है नर्वस सिस्टम का, बिल्कुल से जाग जाएगा और वो हाथ को अपने खींच लेगा और बिल्कुल मतलब ज्यादा पैनिक हो जाएगा। उस केस में उसको जो उसके नर्वस सिस्टम है वहां तक, जो उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, यानी कि जो नसें गई हुई हैं ब्रेन से, उनको वो रोक, थोड़ा सा हल्का सप्रेस करता है, उनको एक तौर से इनएक्टिव करता है, एक्टिव नहीं करता है, इनएक्टिव करता है, दबाता है थोड़ा, और कहीं ना कहीं उस जगह को सुन कर सकता है या नींद ला सकता है। इनके ये एग्जाम्पल्स हैं। और क्या क्या फॉर्म है इनके, सच एस एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइयोलिटिक्स, एंटी साइकोटिक्स, स्टूमुलेंट मेडिकेशन। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वो दिमाग को सप्रेस भी करे, कुछ ऐसी ऐसी दवा है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज आया स्टूमुलेंट। स्टूमुलेंट कोई बता सकता है क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट एक तो होता है डिप्रेसेंट, एक होता है एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब ये है डिप्रेस कर देना दिमाग को। तो जो दवाएं दिमाग को एंटी डिप्रेसेंट करेंगी, एंटी डिप्रेस करेंगी, यानी कि उसको डिप्रेशन से उभारेंगी, बाहर निकालेंगी, एक तो वर्ड ये हो गया, एक वर्ड हो गया स्टूमुलेंट। इन दोनों में कोई फर्क बताएगा? सर स्टिमुलेंट बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और एंटी डिप्रेसेंट? बॉडी एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। भाई कहीं ना कहीं देखो, डिप्रेशन का मतलब यह है कि दिमाग ज्यादा चल रहा है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही, उसको रोक रहा है, तभी डिप्रेशन से बाहर आएगा। ऐसी दवा थोड़ा सा बीपी को कम करेंगे। मगर स्टिमुलेंट का काम ये होता है कि वो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कभी कदार क्या होता है कि जैसे कि किसी का बहुत बीपी लो चला गया, तब ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि जो कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को थोड़ा तेज करें, उनको स्टिमुलेंट कहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल्स वी यूज इन द डेली लाइफ, कौन कौन से हैं ऐसे, कौन से कॉमन एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं स्टिमुलेंट में? कैफीन, कॉफी यूज करते हैं, चाय यूज करते हैं, ये स्टिमुलेंट है। ये क्या करते हैं, ब्रेन को जाकर उजागर कर देते हैं। ये मतलब कोई दवा नहीं है, आप हमेशा इस चीज से कंफ्यूज ना रहिएगा कि कोई साइको एक्टिव ड्रग गई और उसने उसको सही कर दिया। अभी वो कोई सही नहीं कर रहा, उसका पहला टारगेट ये होता है किसी तरीके से दिमाग के रिएक्शन को, जैसे केमिकल का होता है फंक्शन के इक्विलिब्रियम को कभी बढ़ा देना, कभी रिएक्शन को बढ़ा देना। कैटलिस्ट का काम नहीं होता है जैसे कभी रिएक्शन घटा देना, ये सीधे सीधे एक्टिविटी को बढ़ा रहा है स्टिमुलेंट। आपको नींद आ रही है, आपने कभी मैं कॉफी पी लूंगा, चाय पी लूंगा, दो कॉफी पी लूंगा, 2 कप चाय पी लूंगा और मैं रात भर पढ़ूंगा, तो वो क्या करता है, वो ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हाइपर कर देता है, हाइपर एक्टिवेट करता है। अभी इससे पहले बता रहे थे कि वो अगर दबाता है तो नींद आएगी, और अगर नहीं दबाता, उजागर कर रहा है, तो नींद चली जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है, नींद का डायरेक्ट रिलेशन है बॉडी के मैकेनिज्म। सम साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस में बी यूज्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन रिहैबिलिटेशन। कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी इस्तेमाल करी जाती हैं। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस ऑफन ब्रिंग अबाउट द सब्जेक्टिव चेंजेस इन द कॉन्शियसनेस मूड यूजर में फाइंड रिवार्डिंग प्लीजेंट। मतलब ये सारी एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्या क्या, अभी जो हमने आपको जो पहले पैराग्राफ में जो बताया है, ये वही चीजें हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसमें अलग अलग जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ब्लू कलर से, आपको उस चीज को ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं, अगर आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई आप सिनोनियम यूज कर सकते हैं, मगर मीनिंग सही आ रही। ऐसा नहीं कि यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है, आपको समझ में आना चाहिए। एक वर्ड आज के टाइम पे यूज हो रहा है कि साइकोथेरेपी। आज के टाइम पे अगर आप जाएं देखें कि पेशेंट सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे, भाई हार्ट के, आपको हार्ट के पेशेंट मिल जाए, कार्डियोलॉजी में पेशेंट ज़्यादा मिल जाएंगे, इसी तरीके से किडनी के भी पेशेंट ज़्यादा मिल जाएंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट ज़्यादा मिल जाएंगे, हाइपरटेंशन हो रहा है। दीज ऑल द थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो साइकोलॉजी पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और साइकेट्रिक के भी पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। पता चला सब कुछ सही है, सब कुछ आपके पास है, मगर उसके बाद भी कोई परेशान है और कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो साइकेट्रिक को अप्रोच करता है, तो साइकोथेरेपी करता है।
वो डॉक्टर क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकली उसको सही कर रहा है। दवा देने से अच्छा है अगर उस चीज को हम लोग ब्रेन को बाहरी फिजिकल तौर से समझाएं, तो भी काफी हमारा काम हो सकता है। मगर जब वो चीज नहीं हो पाती तब हम लोग बॉडी के अंदर वो दवा को एंटर करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही जो अगर ये वर्ड आप लिख सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन इन योर एग्जामिनेशन के साइको एक्टिव ड्रग में, वो तो ड्रग्स जो है वो तो है ही है, उसके अलावा और क्या तरीका है साइकोपैथी का, इसको साइकोपैथी भी कहते हैं, कि साइकोलॉजिकली किसी को सही करना। किसी को आप जबरदस्ती डिमोरलाइज करते रहेंगे, वो ऐसे ही डिमोरलाइज हो जाएगा और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। उस डिप्रेशन से निकालने के लिए अच्छे अच्छे तरह तरह के साइकोथेरेपी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको एक लाफ्टर थेरापी भी पता होगी, मालूम है लोगों को लाफ्टर थेरापी? यस सर। लाफ्टर सुना है। थेरापी में क्या होता है? सर हंसाते हैं। हंसाते हैं। भाई एक साथ जब कोई सवाल पूछे तो देखो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करो, है ना? सब लोग जवाब दिए, सब लोग जवाब दिए बेटा। राज कटियार, आकांक्षा वर्मा, अभिषेक दुबे एंड 7 अदर्स जो भी हैं, बताओ भाई लाफ्टर थेरापी में क्या होता है? सर लाफ्टर थेरेपी में हंसाते हैं जिससे कि स्टिमुलेशन होता है। अभिषेक, राज, यस सर। सर लाफ्टर बताते जाओ। लाफ्टर सर हंसाते हैं क्योंकि उसमें सर हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन सर कम होता है सर। practically सर हाँ मतलब अपना जो ब्रेन हाँ अच्छे हाँ, से ठीक है। है। मतलब ये कोई बहुत ऐसी कोई मतलब फालतू की चीज नहीं है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर कोई चीज आर्टिफिशियल हंसाने से ही सही हुई जा रही है, वो बाकायदा उसको, उसका भी एक तरीका होता है, ओपन एयर में ले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो, जहाँ पेड़ ज्यादा हो, उस जगह पे ले जाकर लाफ्टर थेरापी करी जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, हमने आपको इसी पे एग्जाम्पल दिया कि लाफ्टर थेरापी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज द साइकोपैथी। देन आगे चलिए कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफन ब्रिंग अबाउट द सब्जेक्टिव। ये जो ऊपर जितने पैराग्राफ हमने डिस्कस करें उसी का ही एक्सप्लेनेशन है पूरा, कोई अलग से चीज नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो उसको हम अभी और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? साइको एक्टिव ड्रग्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाती हैं। यहाँ पे ये वर्ड हम बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को? ये स्क्रॉल कर रहे हैं आप? यस सर। यस सर। पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग का मतलब हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना। अगर कोई अपने अंदर निगेटिव थिंकिंग को डेवलप करे चले जा रहा है, करे चले जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि रिपीटेडली वो उसकी हैबिट बन जाती है एंड देन गेट कन्वर्टेड इनटू द कैरेक्टर। तो उसको हमें हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। अब आप सोचिए यार, आप कह रहे हैं कोरोना हो गया, अब क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ये हो जाए, तो दिस इज ऑल द निगेटिव थॉट्स। हमेशा चीजों को पॉजिटिवली लो, कि अगर ये टफ कोई चीज ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, तो हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन यूज इन द पॉजिटिव फोर्सेस। तो एक लाभ जो साइकोपैथी है, साइकोपैथी में जो इसका इलाज हो रहा है, थेरेपी जो करी जा रही है, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है। देन ड्रग, देखिए यहाँ पे एक नीचे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहे हैं कि साइको एक्टिव ड्रग्स मिस यूज आर यूज बाय द ह्यूमन। अब हर चीज का देखो फायदा भी है, नुकसान भी है। साइको एक्टिव ड्रग का नुकसान क्या हो सकता है? भाई नुकसान तो यही होगा कि अगर मान लो कोई नींद वाली चीज है, हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। सब्सटेंसेज यूज बाय द ह्यूमंस फॉर अ नंबर ऑफ द डिफरेंट पर्पस टू अचीव द स्पेसिफिक एंड। ये लाइन समझ में आ रही होगी सबको? साइको एक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड by human for a number of the different purpose to achieve the specific and अगर वो अपने इलाज के लिए ना यूज करते हो, दूसरे तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि नशा करना। भाई आज के टाइम पे ये जो मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, तमाम अब तो मतलब ऐसी ऐसी दवाएं आ गई हैं कि ड्रग्स के फॉर्म में, कि जिसको जो सब्जेक्ट है उस चीज का, जो पेशेंट है, तो वो उसको दूसरी तरीके से लेकर और गलत काम कर रहे हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द साइको एक्टिव सब्सटेंसेस येट। देन
साइकोएक्टिव ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि वाइडली साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं। कौन कौन सी हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, कैनाबिस, ये सब अलग अलग फॉर्म है, सब केमिकल्स हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म है इनके। बेटा दिख रहा है? यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है? ठीक ठीक ठीक, कॉल आ गई थी तो सर की तो काटा अभी। देन वाइडली देयर आर 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये पहली कैटेगरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। डिप्रेस कर देते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। मतलब कोई चीज हो रही है या टेंशन हो रही है, एक हार्मोन होता है बॉडी में, तरह तरह के हार्मोन होते हैं, तो वो रिलीज होते हैं। जैसे कोई, मान लिए हमने आपको पिंच करा, एक सुई चुभो दी, तो आपका एक्शन क्या होता है? अगर कोई अगर सो भी रहा है और उसके हाथ में अगर सुई चुभो दे तो एक्शन क्या होगा? रिस्पॉन्स करो सब लोग, बताओ क्या एक्शन होगा उसका? आवाज आएगी सर। और रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन है तो किस फॉर्म में दिखेगा रिफ्लेक्स एक्शन? सर तुरंत आए सर, विड्रॉ काइनेटिक कर फॉर्म लेते में। तुरंत हटाएगा, हो सकता है एकदम से वो मार दे हाथ, मतलब वो पेशेंट या वो सब्जेक्ट सो रहा है, उसके बाद भी उसका दिमाग चल रहा है। तो अगर किसी को ऐसी दवा दे दी गई जो कि उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबा दे, तो आप चाहे उसको भी पिंच करते रहो, चाहे आप उसको जगाते रहो, वो उस टाइम पे जितनी आप डोज बढ़ाओगे उस हिसाब से डिप्रेस होता चला जाएगा। डिप्रेस से मतलब उसका जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का दबेगा और उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा किसी चीज का। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं? सीएनएस डिप्रेशन इंक्लूड एल्कोहल, बार्बिटूरेट्स, बड़ी हार्मफुल दवाएं होती हैं बार्बिटूरेट्स। एंटी एंजाइटी ट्रांसक्यूलाइजर्स, ट्रांसक्यूलाइजर की एंटी एंजाइटी ऐसी ऐसी दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं कि मतलब जिस किसी तरीके से टेंशन ना हो, चाहे जितना भी आप, एंजाइटी का मतलब होता है उलझन। वेलियम, लेबियम, जैनल, प्रोजैक, जोराथोराजिन, उसके अलावा लोनाजेब वगैरह, ये सब तमाम दवाएं हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट कौन कौन से हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस को? एक्सेलरेट द हार्ट रेट, एलिवेट द ब्लड प्रेशर, स्पीड अप, ओवर स्टिमुलेट, ये सब हाई बीपी को बढ़ा रहे हैं, उल्टे हैं, डिप्रेसेंट के उल्टे हैं ये। हेलुसिनोजेंस क्या है? ये तो और खतरनाक चीजें हैं। दे कॉज द यूजर टू परसीव थिंग्स डिफरेंटली देन दे एक्चुअली आर। ये किसी को इतना हाइपर करके, मतलब अगर इसकी डोज थोड़ी बहुत भी ज्यादा हो गई तो बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। आप लोग ने भांग का नाम सुना? भांग, यस हाँ, सर। यस अपने त्योहारों में, डिफरेंट डिफरेंट त्योहारों में लोग खुशी के मौके पे भांग खा लेते हैं और खिला भी देते हैं लोगों को। तो भांग एक तौर से हेलुसिनोजन है ये। इसमें ये होता है कि ले लिया तो लग रहा है उड़ रहे हैं, उड़े चले आ रहे हैं, हमारे अंदर बड़ी ताकत आ गई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दिस इज ऑल द, यू कैन से द गुड इफेक्ट एंड मे ऑल्सो से दैट द बैड इफेक्ट। गुड इफेक्ट ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस है तब इनको ये दिया जा सकता है, मगर अब ज्यादा देने से बॉडी के दिमाग पे ज्यादा असर हो जाएगा और उनके वो आदी हो जाएगा। अभी रिसेंटली पता चला है कि लगातार इस तरीके की दवा देने से दिमाग एक टाइम पे डेड होने लगता है, फिर असर ही नहीं होता दिमाग पे, चाहे जितनी दवाएं दे दो। डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब एनेस्थीजिया में जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं वहां पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेन के परसेप्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं, मगर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेहोश नहीं करते। अगर बेहोश कर देंगे, अक्सर आपने देखा होगा जब डिलीवरी केसेस होते हैं लेडीज के, तो वहां पर ये होता है कि ये कहा जाता है कि बेहोश नहीं करना है, होश में रखते हुए ही दवाएं देनी है। क्योंकि कभी कदार ये लगता है कि अगर बेहोश कर दिया तो वो दिमाग हो सकता है दोबारा अपने को रिवर्ट बैक ना कर पाए, इसलिए वो उस एरिया को सुन कर देते हैं और दिमाग चलता रहता है। आर ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? मैं जो समझाता जा रहा हूँ समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट, यस सर। ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ये भी एक फॉर्म है उसी की, जो है कि मतलब एनाल्जेसिक के पेन किलर टाइप, जैसे कि कहीं दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है तो ये दवाएं दी जाती है। बट नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक का बड़ा असर पड़ता है स्पेशली किडनी पे, और
हेलो बच्चों, Yes, sir. ये नेटवर्क कट गया था। सब लोग हैं? यस सर। सत्यम, यस सर। करिश्मा, प्रगति, सचान, विक्रांत, मानसी, राज कटियार, आकांक्षा और यस जो और सर। बच्चे सब आवाज सुन रहे हैं? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा, आपने एक सवाल, अभी हमने एक सर। सवाल पूछा था कि दमे के मरीज, अभी वाले ये आपने अभी वाले जब डिस्कस कर रहे थे, जब नेट नहीं कटा था, नेटवर्क के ब्रीदिंग इनहेलेंट्स क्या होते हैं? ये भी एक टाइप आ रही है, साइको एक्टिव ड्रग्स में यूज हो रही है, तो बताओ इनका क्या काम हो सकता है? भाई दमे के मरीज कौन होते हैं? सांस लेने की जिन्हें जिनको दिक्कत होती सांस हो। लेने में दिक्कत हो। तो अच्छा ये बताओ कि सांस लेने से और टेंशन से क्या मतलब हुआ? सर टेंशन लेने पे हाँ, ऑक्सीजन की नीड ज्यादा हो जाती है, तो जिसको पहले कम से ही हो जाती है। प्रॉब्लम है तो उससे ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा मतलब दिक्कत हो ज्यादा जाएगी। नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती है। हेलो, यस सर। तो एंजाइटी या टेंशन या गुस्सा, इसमें ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचने लगती है, तब बीपी हाई होता है और वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। मैकेनिज्म समझो, जैसे मान लो एकदम से डर लगा या गुस्सा आया, ठीक है, और अगर कोई दमे का मरीज है तो क्या होता है, उसको ऐसे ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके जो लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स नहीं दे पाता है बॉडी में ऑक्सीजन और कम होने लगती है। उस केस में क्या होता है कि हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करता है। वो इससे जल्दी जल्दी पंप करता है कि ब्लड जब जल्दी कैरी करके ऑक्सीजन जाएगा दौड़ के, तो ऑक्सीजन पहुंचेगी। मगर जब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में दिक्कत होने लगती है, और एक टाइम तक कितना हार्ट अपने को बढ़ाएगा, जब ज्यादा हार्ट की रेट बढ़ेगा तो व्हाट कैन बी द ड्रास्टिक इफेक्ट, बताओ? हार्ट फेल्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस हार्ट सर। फेल्योर होगा। तो यही यहाँ पे ये बताया गया है कि जब जो है जो ये इनहेलेंट्स हैं, देज आर रिलेटेड टू दिस, तब उस केस में अक्सर जो दमे के मरीज होते हैं या कोई सांस की प्रॉब्लम जिनको होती है, अगर वो गुस्सा कर लें तो उनके 1-2 घंटे 4 घंटे तक सांस में प्रॉब्लम आती है और उनका ब्रेन मतलब बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। उस केस में ये चीजें दी जाती हैं। देन कैनाबिस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर मेजिरुआना, एक तौर से ये नशे वाली चीज है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन कैनाबिस इज डेल्टा 9। ये इसका जो है केमिकल फॉर्मूला एंड कैटेगरी इंक्लूड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सब्सटेंस। सर स्क्रीन शेयर पुराने होना टाइम बंद में हो नशा गई किया है। जाता था, अरे वही सब भांग वांग जैसी चीजें होती हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई। पॉलिनर्जिक क्राइसिस एक एक वर्ड है, सर इसको आप स्क्रीन लोग नहीं थोड़ा, शेयर हो रही। है बेटा? सर स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। अच्छा अच्छा, तो बता देते, अभी बंद हुई, पहले से बंद हो गई? सर जब से नेटवर्क अभी, गया। अरे तो पहले बता, अभी जब इतनी देर में क्यों बता रही बेटा? पहले बता देते तो हम उस वक्त शेयर कर देते। अरे आप लोग बता दिया करिए, देखो शेयर हुई। यस सर होने लगी। आइंदा से जब कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि हमें तो देखो दिख नहीं रहा है उधर, कुछ चीजें दिख रही हैं कुछ नहीं दिख रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोग उस चीज को बता दिया करिए कि फिर प्रॉब्लम हो रही है सर। तो एक जो है एक टॉपिक है इसी साइको एक्टिव ड्रग में, कॉलिनर्जिक पॉइजनिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या कहते हैं कॉलिनर्जिक क्राइसिस, अभी हमने वर्ड यूज किया था इससे पहले कि इट इज एन ओवर स्टिमुलेशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ज्यादा स्टिमुलेट कर देना, ज्यादा ऐसी चीजें लेना जो कि मतलब अननेसेसरी बॉडी में ब्रेन को एक्टिवेट करें ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन। जब ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मतलब, भाई कोई चीज़ हमने सुनी, कोई चीज़ हमने महसूस करी, हाथ हमारा रखा गरम, कहीं कोई चीज़ है जल गया, तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जंक्शन है, ब्रेन से जो न्यूरॉन आया है उस हाथ तक, तो कहीं ना कहीं वो किसी से जंक्शन कर रहा है, जुड़ा हुआ है। अब अगर ज्यादा स्टिमुलेट कर देंगे, हाइपर उसके जो है लगातार दवाओं का यूज करेंगे, तो वो जंक्शन बेकार हो जाएगा। एक सिंपल सी बात समझो, अगर किसी लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर में कोई एक बटन दबाते चले जाओ,
तो क्या होगा बताइए? सर वो लूज हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा। तो अगर कोई लगातार, जब बीमारी के टाइम कोई दवा दे दी गई, ठीक है, अब अगर लगातार उस चीज को यूज करे जा रहे हैं और जो जंक्शन है जहां पर न्यूरो ट्रांसमिशन का बार बार उसको हम लगातार यूज कर रहे हैं, तो वो जंक्शन क्या होगा, एक तौर से फेल्योर होने लगेगा, वो यूज टू हो जाएगा, फिर दवा का उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कोलिनर्जिक पॉइजनिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। Some of the symptoms of the increased cholinergic stimulation include, कौन कौन से symptoms हैं? सलाइवेशन होना, सलाइवा बनना, सलाइवा मतलब मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है तो पता ही है ना आप लोग को, लैक्रिमेशन, स्टिमुलेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, आंसू आना, यूरिन हो जाना, डिफिकेशन, वेस्ट बॉडी का पूरी तरीके से डिफिकेशन हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी का जो है पूरा जो वेस्ट है पूरा निकल गया, मतलब पूरा कंट्रोल खो जाए बॉडी का। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस होना, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल वो मसल होती हैं जो हर वक्त चलती रहती हैं। एक तो स्मूथ मसल होती हैं और एक वैसी होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की स्मूथ मसल, ये हर वक्त चलती रहती हैं। जब कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो ये मसल भी काम करना बंद कर देती हैं। वॉमिटिंग होना, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल का मतलब ये हुआ आंखों की पुतली छोटी हो जाना। तो दिस इज ऑल द स्टिमुलेशन पॉइजनिंग, किसकी? कोलिनर्जी। ठीक है बेटा। देन सम ऑफ द एलिमेंट्स, ये हो चुका है, ये बता दिया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी एक और दूसरा टॉपिक है कि जिसमें ये है कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स क्या होती हैं। व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स? कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स नाम ही समझ में आ रहा है कि जो है जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट की जो दवाएं होती हैं उनको हम कार्डियोवैस्कुलर दवाएं कहते हैं। तो ये कौन सी दवाएं हैं भाई? स्क्रीन दिख रही है ना, शेयर हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Cardiovascular drugs, any agents that affect the function of heart, blood vessels। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो ये समझिए कि दो चीजें आती हैं, हार्ट और ब्लड की वेसल। हार्ट के अंदर खून बह रहा है, पानी की तरीके से खून बह रहा है, ब्लड वेसल के अंदर भी बह रहा है। अब जो हार्ट का अगर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, अगर हार्ट की मसल्स में कोई दिक्कत आती है तो वो पंप करने में दिक्कत करेगा और हार्ट से रिलेटेड डिजीज होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर वेसल के अंदर कोई दिक्कत आती है, कि पता चला हार्ट मोटर होता है, मोटर पानी फेंकने वाला मोटर, मोटर तो ठीक है, मगर जो रबर रबर लगाई जो आपने, जिसमें आप पानी पेड़ों में डालते हैं या कहीं पर भी उसमें पानी जा रहा है, अगर मान लो वो रबर में दिक्कत है, रबर अंदर से कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, टूट गई, फट गई, तो क्या होगा? तब भी दिक्कत आएगी। क्योंकि जहां वेसल से ब्लड निकला, वेसल को अगर कहीं फाड़ के बाहर निकल गया हो तो क्या होगा बताओ? अगर ब्लड जो है वेसल या हार्ट से कहीं थोड़ा सा लीकेज कर जाए बॉडी के अंदर तो क्या होता है? Internal bleeding. इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और इंटरनल ब्लीडिंग के साथ एसोसिएट क्या हो जाएगा? व्हाट इज एसोसिएटेड विद द इंटरनल ब्लीडिंग? क्लॉटिंग हो जाएगी सर। क्लॉटिंग हो जाएगी। वेरी गुड। क्लॉटिंग होते ही, जहां पे वो क्लॉटिंग होएगी तो उस जगह का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज। ऐसा है क्या? Yes, sir. पैरालाइज होगा। क्योंकि अगर अब वो डिपेंड करता है कि उस वो जो क्लॉटिंग हुई है वो उस नस की क्लॉटिंग, उस नस से कहाँ कहाँ खून पहुंच रहा है। अगर हाथ के छोटे पार्ट में हुई है तो वो हाथ पैरालाइज कर जाएगा। अगर हार्ट के बिल्कुल दिल से निकलती हुई नस के पास हुई है, जिसको हम लोग ऑर्टा कहते हैं, तो हो सकता है आधी की आधी या पूरी बॉडी पैरालाइज कर जाए। कभी कदार दिमाग के पास जो नस जा रही है वहां अगर क्लॉट कर गया तो वो ब्रेन डेड, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन डेड हो गया, या तो ये भी कह सकते हैं कि वो जो है कोमा में चला गया। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। उनको सही करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स यूज करी जाती हैं।
इफेक्ट्स ऑन द हार्ट फंक्शन, इन दवाओं का क्या फंक्शन हो सकता है? ड्रग इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द हार्ट इन 3 मेन वेज। बेटा 1 मिनट वेट करना, रिकॉर्डिंग बंद होगी, रिकॉर्ड कर लेना। तो ड्रग्स इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द हार्ट इन 3 मेन वेज। दे कैन इफेक्ट, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके से वो हार्ट को असर कर सकती हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है हार्ट का तो कॉन्ट्रैक्शन में असर करेंगी। अगर मान लिए कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है हार्ट रेट में, तो हार्ट रेट बढ़ेगा, वो भी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन से ही है। और क्या हो सकता है? तीसरा है कि ड्रग्स इफेक्टिंग ब्लड वेसल को भी इफेक्ट करती हैं। और अभी तरह तरह की जो है अलग अलग बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुई हैं। जैसे कि बाईपास पहले चलता था। बाईपास अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई नस ब्लॉक कर जाती थी, तो बाईपास कर देते थे। बाईपास का मतलब पैर से नस काटते थे, डायरेक्ट हार्ट के उससे जोड़ देते थे, तो उसको बाईपास कहते थे। अब तो ये है कि अंदर ही अंदर एंजियोप्लास्टिक कर देते हैं। एंजियोप्लास्टिक का मतलब हुआ, अगर अंदर से रबर पतली हो गई, मान लो कहीं कोई जगह पे अगर रबर पतली हो गई, तो उसको उतनी बड़ी छोटी सी रिंग अंदर डाल देते हैं, और रिंग अंदर जाती है, और जैसे ही वो टच करती है जिस जगह ब्लॉकेज है, वो वहां पे बस्ट कर जाती है रिंग, और उस चीज को क्या करती है? फैला देती है। मतलब बस्ट करने से मतलब फैल जाती, बड़ी हो जाती है, और जहां पे जो चिपक गई थी ना उसको खोल देती है। एक तरीका अब ये भी होने लगा है कि जो मतलब पूरा वहां पे रप्चर और बस्ट हो जाता है, ताकि ब्लॉकेज में, जैसे ही अगर मान लो कहीं ब्लॉकेज है, अब वहां पे थोड़ा सा पटाखा या बम छोड़ दो तो क्या होता है? ब्लॉकेज खुल जाता है? नहीं खुलता है कि नहीं खुलता है? यस बताइए। सर। तो अगर मान लो इस तरीके की कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग हो रही है वेन्स या आर्टरीज में, तो हल्का सा हम वहां पे ये प्रेशर जनरेट करेंगे, तो वो उस ब्लॉकेज को खींच डालता है। तरह तरह के भी इसमें वीडियो आते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। तो ये ब्लड वेसल्स को भी असर करके कहीं ना कहीं फंक्शंस को बहुत स्मूथली चलाते हैं। फिर इसके बाद एक रिलेटेड टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है कि बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन क्या है। हिस्टामिन एक्चुअली में केमिकल मैसेंजर है, हार्मोन है ये, देखो। इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एक्शन, बहुत बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं इससे। अकर्स मेनली इन द इनएक्टिव बाउंड फॉर्म, इनएक्टिव पड़ा रहता है बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, मगर कब निकलता है? व्हेन इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक हिस्टामिन रिसेप्टर। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज आ जाती है, ये फौरन उसको टारगेट करता है, रिएक्शन करने लगता है। 4 टाइप्स होते हैं फार्माकोलॉजिकल हिस्टामिन रिसेप्टर के, ये H1, H2, H3, H4 याद कर लिएगा आप लोग। रिलेटेड इसमें क्या है कि ऑल फोर्स आर structurally similar and classified so-called G protein coupled receptor, and they differ however in the respect to the tissue distribution। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरीके के हिस्टामिन पाए जाएंगे। क्या काम होता है हिस्टामिन का? ये स्टिमुलेट करता है, उजागर करता है, तेज करता है स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर कहीं किसी का जो है बीपी कम जा रहा है, स्मूथ मसल को तेज कर देगा ये, उनकी नसों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत तेज बीपी बढ़ने लगेगा। सच एज दोज इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, यूटेरस के अंदर, या लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर, क्योंकि जब सांस नहीं आती है या कोई दिक्कत होती है, तब वहां पर ऑक्सीजन को भेजने के लिए बीपी को हाई करना ही पड़ता है। तो अल्टीमेटली भी वो स्मूथ मसल को बहुत तेज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इन सम स्मूथ मसल हाउवर इट कॉजेज रिलैक्सेशन, कहीं कहीं रिलैक्स भी कर सकता है, मगर मेनली कॉन्ट्रैक्ट करता है। डोज डायलेशन में प्रोड्यूस अ प्रोनाउंस फॉल इन द ब्लड प्रेशर, कभी कदार ब्लड प्रेशर भी फॉल हो सकता है। तो ये हिस्टामिन्स के अलग अलग जो इसके यूज होंगे उस हिसाब से यूज हैं। कुछ साइड इफेक्ट इसके हैं, साइड इफेक्ट हिस्टामिन के थोड़े ज्यादा हैं। क्या साइड इफेक्ट हैं इसके? साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन को ज़्यादा ना निकले उसको यूज़ करने के लिए ये है कि यूज़ सफिशिएंटली लार्ज डोज में इस्तेमाल करने से प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट।
इंसिडेंट एंड सीवियरिटी इन द साइड, अरे मतलब रिलेटेड यही है कि हार्ट की वेसल्स को अगर लगातार हम बीपी हाई देंगे तो भी उसकी मसल्स जो उसकी वॉल्स हैं वो रप्चर कर सकती हैं, फट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, हार्ट फेल्योर या वो वेन तक भी खराब हो सकती है वहां पर। कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स क्या है, इस पे भी सवाल आ सकता है। देखो सवाल लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। अब कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स पे भी सवाल पूछा सकता है, भाई क्या है, व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स। कार्डियो अगर मान लो लॉन्ग में आता है तो पूरा पूरा लिखना पड़ जाएगा, कार्डियो वैस्कुलर ड्रग से लेते हो पूरा नीचे तक आपको सब लिखना पड़ेगा। लॉन्ग में सवाल 10 मार्क्स का आता है बेटा। कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स में एक्चुअल में दीज आर द मेडिसिन यूज टू ट्रीट द मेडिकल कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेल्योर एंड मेनी मोर। अब तो ये भी कहा जाता है कि हार्ट फेल्योर जो है या ब्रेन स्ट्रोक जो है वो रिलेटेड है सब चीज। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल 1.5 साल पहले की बात है, जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले एकदम से लोगों की किडनी फेल होने लगी थी। दैट वाज अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स आल्सो, क्योंकि वो किडनी पे असर करता है। हाई बीपी का असर कहाँ जाएगा, किडनी पे जाएगा। किडनी क्या है बॉडी का, किडनी कौन सा फंक्शन करता है बॉडी की, बॉडी की सीव है। हाँ वो एक फिल्टर करता है, छलनी है। मगर जब ज्यादा जैसी कोई चीज छनना बंद होगी तो ऊपर से दबा के प्रेशर से तुम छानोगे, छन जाएगा। और छानोगे और छानोगे तो एक टाइम पे आएगा वो छन्ना क्या होगा, फट जाएगा। जैसे ही वो रप्चर करेगा तो बस वहीं पे डिजीज शुरू। टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स कौन कौन से हैं, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, इनको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज एंड राइट डाउन द नेम्स, जितने याद हो पाए, जरूरी नहीं कि सभी याद करो, तो 4-5 आप याद करिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज एजेंट्स। कहीं ना कहीं इनका जो नाम दिया जाता है वो ऑर्गन के उस पे, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंशन हो जाना, बीपी बढ़ना, गुस्सा आना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब वो जो लंग्स के पास जो नस जा रही है वहां का हाइपरटेंशन। एल्डोस्टेरोन ग्लैंड एक होता है, जो जो हार्मोन ग्लैंड से जो है निकलता है मेल्स में, उससे भी और डिफरेंट फॉर्म है। एंजियोटेंसिन करके, ये भी जो टेंसिन का मतलब हुआ कि जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है नसों के ऊपर, उसको कन्वर्ट करने के लिए। एंड मेनी ऑफ द अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। एंटी एंजाइनल, एंटी एंजाइनल एजेंट, एंजाइना पेन जिनको होता है वहाँ के लिए एंटी एंटी रिदमेटिक एजेंट, जो उनकी धड़कन सांस चल रही है उसमें, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस ड्रग्स आर। तो आज का टॉपिक इतना ही था, जितना मैंने कवर कर लिया है ये, तो आप लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा बेटा। और उसके बाद अभी मैं ये आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक मिनट प्लीज वेट।